हेलो लर्नर्स, आई एम सदफ शमीम एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल रूमी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। ओके हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर को ऑलरेडी, एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इन केस आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वीडियो देखें एंड देन कम बैक हियर। एंड इन केस आपने वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और आपके एग्जाम्स या टेस्ट आने वाले हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहीं बने रहें, बिकॉज इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दिस चैप्टर, जो नेम है इस चैप्टर का, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, इस स्टेज से पहले या क्लास 9 से पहले आपने तब भी साइंस को पढ़ा हुआ है, बट वो एक प्राइमरी स्टेज थी। अंडरस्टूड? उस स्टेज में आप क्यूरियस थे, किस चीज़ को लेके आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी जानने की। आपने ऑब्जर्वेशन किया उसको, आपने एक्सपेरिमेंट्स करे, राइट? इस स्टेज में आप उससे भी ज़्यादा डीप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। ये जो बुक में आप पढ़ेंगे चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में पॉसिबल है। ठीक है, इस स्टेज में जब आप पहुंच रहे हो, क्लास 9 में एंटर कर रहे हो, तो आप चीज़ों को जान रहे हो फ्रॉम इस चैप्टर में हम जानते हैं चीज़ों को व्हाट वी नो, हमें क्या पता था। क्लास 8 तक, क्लास 9 से पहले जो क्लासेस में आपने पढ़ा है उस क्लास में वो क्या क्या चीज़ें मालूम हुई वर्ल्ड के बारे में, नेचर के बारे में, क्योंकि साइंस नेचर की स्टडी होती है। तो जो भी हम जानते थे इस क्लास से स्टार्ट हो जाएगा कि जो भी चीज़ें अभी तक हमें पता थी साइंस के बारे में वो हमें कैसे मालूम है, व्हाट से हाउ की तरफ मूव कर रहे हैं, कैसे से हम किस वे में, कौन कौन से लॉस थे, कौन कौन सी थियरीज थी, वो कैसे हमने जाना, वहाँ पर मूव करेंगे इस स्टेज में। तो चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, और सिर्फ यही नहीं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, टू स्टडी साइंस इटसेल्फ। अगर आप इस बुक को भी उठा रहे हो और फर्स्ट चैप्टर ओपन करो, सेकंड चैप्टर ओपन करो, ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर के बारे में पहले जानें, क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या सिम्बल्स हैं, क्या एसआई यूनिट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप जानते हैं, राइट? सो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है दैट इज तो ऑलरेडी डन। अभी तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। इन केस आपको और डिटेल में यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो फ्रॉम व्हाट वी नो टू हाउ वी नो, क्या हम जानते थे और अब हम जानेंगे हम कैसे जानते हैं इन सब चीज़ों को, इनके पीछे का लॉ क्या है, थियरी क्या है। ऑलराइट, ओके। तो टोटल 15 क्वेश्चन एंड आंसर्स आज होने वाले हैं। उसमें कुछ हायर ऑर्डर भी हैं, कुछ क्यूरियोसिटी बेस्ड भी हैं। तो फ्रॉम शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट से लेके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक आई हैव मेड अ लिस्ट। तो 15 क्वेश्चंस इन टोटल, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट आई एम श्योर कि आप एग्जामिनेशन में यू विल सी इसमें से कुछ क्वेश्चंस, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, जो बेसिक डेफिनेशन है आपकी, डिफाइन साइंस। साइंस क्या है? इस चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जाम्पल्स भी थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी किया। यू कैन जस्ट लर्न दीज आंसर्स एज वेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन साइंस। आप साइंस को डिफाइन करें, साइंस क्या है, राइट? साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी है जो हम करते हैं ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो भी हमारे नेचर में चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर, दैट एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ, इस सबकी सिस्टमैटिक स्टडी को आप साइंस बोलते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, साइंस को स्टडी करना कैसे पॉसिबल है, इसके स्टेप्स हैं। ऑब्जर्व करते हैं आप चीज़ों को, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद अपनी लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हो उस चीज़ को लेके, तब जाके आप साइंस को स्टडी कर सकते हो। तो व्हाट इज साइंस? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग वाई प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको जानना है कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की तरफ ही क्यों ग्रो कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट्स जो है एक्चुअल में ग्रो करते हैं सनलाइट की तरफ। देन एक्सपेरिमेंट्स आप पुट करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे इन चीज़ों को लेके। देन एक लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड के ऊपर आप बताओ कि हाँ इसके पीछे का साइंस ये है, या इस मैकेनिज्म के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है। ऑलराइट, तो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन साइंस। ये 1 मार्क में कैन कम बिकॉज डायरेक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप किसको बोलते हैं? यहाँ पर भी आपका वर्ड था और यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है। ऑब्जर्वेशन
इज द केयरफुल वॉचिंग एंड नोटिंग ऑफ फैक्ट्स। ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी फिनोमिना को केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखना। उसके बाद नोटिंग ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स उस ऑब्जर्वेशन के दौरान हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करना। ओके, यूजिंग आर सेंसेस, अपने सेंसेस को, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे हम देख के कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एनीथिंग, सेंसेस को यूज करके या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन में जो भी हम नोट डाउन कर रहे हैं, उस चीज़ की लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को आप ऑब्जर्वेशन बोलते हो। एग्जाम्पल के लिए, सीइंग दैट आई स्मेल्स व्हेन हीटेड, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आइस कैसे हीट होने पे मेल्ट होती है। आइस को बाहर रखा, आपने देखा कि अभी आज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। उसके बाद आपने उसको रखा एक ट्रे के ऊपर और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि इतनी देर में इतने वॉल्यूम का आइस क्यूब मेल्ट हो रहा है। नोट डाउन कर दो फैक्ट्स को। तो दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? केयरफुल वॉचिंग एंड नोटिंग ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को नोट डाउन करना यूजिंग आवर सेंसेस या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेके इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। तो आई होप दीज टू बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। Let's move on to the next one, which is define scientific inquiry. Scientific inquiry क्या होती है? Answer: Scientific inquiry is the process of asking question. Inquiry word का मतलब है कि आप किसी से जाके कुछ पूछ रहे हो। Scientific inquiry भी क्या है? क्वेश्चन पूछने का एक प्रोसेस है। आप क्वेश्चंस पुट करते हो, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस देखते हो, ओके, एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, देन ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द एविडेंस, और जो भी एविडेंस आपको मिला है उसके बेस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, रिजल्ट प्रिपेयर किया एक उस एक्सपेरिमेंट का। तो दिस इज नोन एज साइंटिफिक इंक्वायरी। तो फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटिंग वेदर प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड। हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट में ज़्यादा फास्टर ग्रो करते हैं या फिर शेड में, छाँव में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, राइट? तो इस एग्जाम्पल को या इस सिनेरियो को स्टडी करने के लिए व्हाट विल वी डू? पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देखेंगे, एक प्लांट को सन की लाइट के नीचे रख देंगे, एक प्लांट को शेड के नीचे रख देंगे। उसके बाद कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्शन है। पहले तो आपने देखा कि जो प्लांट्स मेरी बालकनी में सनलाइट की तरफ है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो प्लांट्स मेरी बालकनी में शेड की तरफ है वो थोड़ा स्लोअर ग्रो कर रहे हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन था, बिकॉज आपने उसको अपने सेंसेस के थ्रू देखा और उसके बाद आपने फैक्ट्स को नोट डाउन किया। सेकेंड थिंग जो आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आपको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट पुट करना है कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो तब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने देखा कि दो सिमिलर प्लांट्स जिसको आप सेम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो, सेम वे में वाटर दे रहे हो, एक को बस आपने सनलाइट में रखा, एक को आपने शेड में रखा, और जो शेड वाला प्लांट था वो वीक है या फिर ग्रोथ उसकी इतनी प्रॉपर नहीं हुई है। तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, आप क्या रिजल्ट दे सकते हो उस एक्सपेरिमेंट का? आप बोल सकते हैं कि जो आपने प्लांट रखा था सनलाइट में वो एक्चुअल में बेटर ग्रो करता है, सनलाइट हेल्प करता है प्लांट को फास्टर ग्रो करने में। तो दिस इज हाउ साइंटिफिक इंक्वायरी वर्क्स। साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोसेस है, आपने क्वेश्चन पूछा पहले खुद से, राइट? आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछा कि क्या प्लांट्स जब धूप में रखें या फिर छांव में रखें कौन सा जल्दी ग्रो करेगा, ऑब्जर्वेशन किया, देन नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप आपने रिजल्ट दिया कि हाँ एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। तो साइंटिफिक इंक्वायरी हमारे यहाँ पर हेल्प करती है, हम क्यूरियस होते हैं न्यू क्वेश्चंस पूछने के लिए। ओके, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ, व्हिच इज define hypothesis. What is hypothesis? A hypothesis is a possible explanation. एक explanation जो possible भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, we are not sure, but most probably कि वो explanation होगी, या फिर educated guess that can be tested by experiments, जो आप अपने experiments के through test कर सकते हो कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। Suppose कोई सी भी चीज़ है, विदाउट इंक्वायरी या फिर विदाउट गेसिंग वो चीज़ आप या फिर वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सेम यही एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स ग्रो फास्टर व्हेन दे रिसीव मोर सनलाइट, सिमिलर एग्जांपल है, राइट? इस केस में जब आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया या फिर ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया सनलाइट एंड शेड वाले प्लांट्स का, तो उससे पहले आपने क्या किया होगा, आपने एक लकी गेस किया या फिर आपने हाइपोथेसिस बनाया, अपने माइंड में एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन रखी कि प्लांट्स एक्चुअल में जब हम सनलाइट में रख रहे हैं तो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आपके पास एक गेस था,
एक एविडेंस था कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, तभी आप आगे बढ़ के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज हाइपोथेसिस? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। आपको लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल है, राइट? या फिर आप गेस कर रहे हो कि हाँ इसके पीछे एक लॉजिक तो है, क्योंकि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की, तो पॉसिबल है कि जो प्लांट को सनलाइट मिलेगी वो ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो आपने गेस किया कि प्लांट्स सनलाइट वाले ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो एक गेस या फिर एक एक्सप्लेनेशन जो पॉसिबल हो सकती है, और हाइपोथेसिस करने के बाद ही आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। विदाउट हाइपोथेसिस आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं करोगे, राइट? तो हाइपोथेसिस एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है या फिर एक एजुकेटेड गेस है। एजुकेटेड गेस मतलब गेस तो है, आप तुक्का तो मार रहे हो, बट उसके पीछे लॉजिक प्रेजेंट है, जो एक्सपेरिमेंट से आप टेस्ट कर सकते हो कि जो आपने हाइपोथेसिस करी थी वो ठीक है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स फास्टर ग्रो करते हैं हाइपोथेसिस में, या आपने करा हाइपोथेसिस करा कि प्लांट्स फास्टर ग्रो करेंगे सनलाइट में, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और आपने पता लगा कि हाँ आपका जो गेस था वो प्रॉपर है, एजुकेटेड था, इन्फॉर्म था प्रॉपर। Okay, so this was your fourth question. Let's move on to the next one, which is define experiment. अब इतना हम experiment कर रहे हैं, experiment actual में क्या होता है? Experiment is a scientific test. एक टेस्ट है जो साइंटिफिक वे में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप करते हो, ये चेक करने के लिए कि जो भी आपने हाइपोथेसिस करा था, जो भी आपका एजुकेटेड गेस था, वो करेक्ट था भी या नहीं। एक्सपेरिमेंट क्या है? ये नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस का। आपने जो भी सोचा था, जो भी आपका गेस था, वो एक्चुअल में ठीक भी था या नहीं था, वो बिना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे आप नहीं पता लगा सकते, आप श्योर नहीं हो सकते हो अपने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को लेके। तो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक टेस्ट है जो चेक करने के लिए होता है कि हाइपोथेसिस जो करी थी आपने वो ठीक भी थी या फिर नहीं थी। अब एग्जाम्पल के लिए, दो प्लांट्स को आपने ग्रो किया, एक को सनलाइट में रखा, एक को शेड में रखा, और उनकी ग्रोथ को कंपेयर किया। तो पहले तो आपकी हाइपोथेसिस थी ना कि जिस प्लांट को रखूंगा मैं शेड में उसकी ग्रोथ कम होगी, बिकॉज सनलाइट नहीं रिसीव कर रहा है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर आपको जो प्लांट है प्रॉपर फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी। हाइपोथेसिस था। फिर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, आपने दो अलग अलग प्लेस पे उसको रखा और फिर आपने नोटिस है कि जो आपकी हाइपोथेसिस थी, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन था, वो ट्रू था, इट वॉज द ट्रूथ। ऑलराइट, तो हाइपोथेसिस का सेकेंड स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, साइंटिफिक टेस्ट को एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज मेजरमेंट। डिफाइन मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है फिजिकल क्वांटिटी की। जो भी फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज जो आप देख सकते हैं, जैसे किलोग्राम, लीटर, मीटर और भी बहुत सारे। तो वो प्रोसेस जिसमें आप वैल्यू फाइंड करते हो फिजिकल क्वांटिटी में यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, जो एसआई यूनिट्स होते हैं। सपोज आपको टेबल को मेजर करना है तो आप सेंटीमीटर से मेजर करोगे या फिर फीट में मेजर करोगे। आपको रोड मेजर करना है तो किलोमीटर या माइल्स का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। टाइम मेजर कर रहे हो किलोमीटर में आप करोगे, ऐसा यूनिट सेकेंड्स है। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना फिजिकल क्वांटिटीज का यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल विद अ मीटर स्केल। और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आपको एक लिक्विड की क्वांटिटी जाननी है, आप लीटर का यूज़ करोगे या मिली लीटर का यूज़ करोगे, तो मल्टीपल थिंग्स कैन बी डन। आई होप दीज 6 क्वेश्चंस आर क्लियर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, एक 1 मार्कर्स में, बट डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं, तो यू शुड बी अवेयर आप उसको कैसे नोट डाउन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट्स क्या होता है? एसआई यूनिट्स की फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। एग्जाम्पल, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर में है, हम मीटर यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकेंड, और ये पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड है ताकि चेंजेस नहीं हो। एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी बुक में, नॉट एक्सपेरिमेंट, एक केस स्टडी है जिसमें फ्लाइट फ्रॉम कनाडा, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज एक जगह पाउंड में जो है फ्यूल ऑफ एरोप्लेन को मेजर किया था और दूसरी जगह किलोग्राम में। तो वहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि यूनिट्स स्टैंडर्डाइज नहीं थे, तो 15,000 लीटर ऑफ फ्यूल वॉज लेस, कम था। तो इस वजह से जो कैनेडियन फ्लाइट थी उसको मिड एयरवे में लैंड करना पड़ा। सो इस चीज़ को आगे ध्यान रखते हुए ऐसा यूनिट्स को हम फॉलो करते हैं ताकि पूरा वर्ल्ड एक ही मेजरमेंट की यूनिट्स को फॉलो अप करे।
तो मास को किलोग्राम होता है। अगर आप टाइम की बात करें, टाइम को आप सेकेंड से मेजर करते हो एसआई यूनिट्स में। तो व्हाट इज एसआई यूनिट्स? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, कुछ आपको मालूम भी है, दैट इज मोर देन इनफ। देन एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज साइंटिफिक मॉडल? साइंटिफिक मॉडल हम किस चीज को बोलते हैं? साइंटिफिक मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करते हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या प्रोसेस को, ताकि आप अपने साइंटिफिक आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सको। सपोज आपको एक क्लास, छोटी क्लास के बच्चों को अर्थ के बारे में पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आप उनको एक्चुअल अर्थ प्रेजेंट नहीं कर सकते। व्हाट विल वी डू? हम एक साइंटिफिक मॉडल प्रिपेयर करेंगे अर्थ का, जो कि ग्लोब होता है। उस ग्लोब में वी कैन शो देम कि हाँ ये कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर जो है ओशियंस प्रेजेंट हैं, राइट, ये वाली कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हम उनको शो कर सकते हैं एक्चुअल चीज़ें। तो एनीथिंग जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का या किसी प्रोसेस का, इट इज़ नोन एज साइंटिफिक मॉडल। ये बहुत यूजफुल होता है टू एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेल स्टडी करना है, like cell, the basic structure and function unit of life. Animal cell को you have to study, but actual animal cell is very small in size. तो आप उसके different organelles नहीं देख सकते हो, आप mitochondria नहीं देख पाओगे, आप nucleus नहीं देख पाओगे, right? तो what will the teachers will do or the educator will do? वो उस मॉडल का एक बिगर वर्जन प्रिपेयर करेंगे जो कि रियल वर्जन से काफ़ी सिमिलर होगा, बट सिंप्लीफाइड वे में, ताकि उस छोटे से जो आपका सेल है बहुत छोटा है, नहीं अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएगा, बट वो बड़े वर्जन में जो मॉडल क्रिएट किया गया है, साइंटिफिक मॉडल ऑफ सेल बनाया है, उसमें आप सारे ऑर्गन्स को अच्छे से देख सकते हो, उनकी वर्किंग देख सकते हो। तो दैट्स हाउ साइंटिफिक मॉडल हमारी हेल्प करते हैं टू बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम समझ पाते हैं उसके थ्रू। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई प्रोसेस भी हो सकती है। यूज टू एक्सप्लेन साइंटिफिक आइडियाज, जो साइंटिफिक आइडियाज है उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स अ अर्थ, जो ग्लोब है वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर देता है। आई होप दिस मच इज क्लियर सो फार। 8th क्वेश्चन वी हैव डन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशंस हैं। 9th, व्हाट इज साइंटिफिक लॉ? लॉ एंड थियोरी के बीच का डिफरेंस ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो व्हाट इज साइंटिफिक लॉ? साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब करता है व्हाट हैपन्स इन नेचर, नेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, बेस्ड ऑन द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बार बार जब किसी नेचर में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन को रिपीट किया जा रहा है, तो वो चीज़ लॉ बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बोला जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ समझते हैं। अब साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है व्हाई एंड हाउ नेचुरल इवेंट्स हैपन, जो भी नेचुरल इवेंट्स है वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, और ये सपोर्ट करे जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस। इसके पीछे, साइंटिफिक थ्योरी के पीछे बहुत सारे अमाउंट में एविडेंस प्रेजेंट होता है, प्रूफ्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल थ्योरी, कितने सारे रिसर्चर्स ने, फिलांथ्रोपिस्ट ने और जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है हमें सेल थ्योरी के बारे में। हमारे पास थियोरीज हैं इतने सारे, रॉबर्ट हुक से स्टार्ट हुआ है और कितने सारे और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें इनके बारे में बताया है। बट साइंटिफिक लॉ क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्या चीज़ हो रही है नेचर में रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को लेके। थियोरी क्या बताती है? कैसे और क्यों नेचुरल इवेंट्स होते हैं, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस पे बेस्ड है। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस? नेचर में क्या हो रहा है और जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेस पे। थियोरी में क्या होता है? कोई सी चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, लेकिन इसके पीछे एविडेंस बहुत बड़े होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली इसको ऑब्जर्व किया गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वो डिस्कवर किया था उसको। सेल थियोरी रिपीटेड डिस्कवरीज थी, इनके पीछे एविडेंसेस थे, इसलिए इसकी एडवांस स्टडी करी गई। ऑलराइट, तो दीज टू कैन कम इन एग्जामिनेशन साइड बाय साइड, लाइक डिफरेंस के लिए पूछ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक लॉ एंड साइंटिफिक थ्योरी? साइंटिफिक लॉ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक थ्योरी जो लार्ज नंबर ऑफ एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गिव लॉ, साइंटिफिक लॉ का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड फॉर theory you can give cell theory, right? So these two are one of the very important questions. Okay, so question number 11, this is also important, at least इवन ये आपके एग्जाम में नहीं आए, बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है।
तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, किसी भी चीज़ को अगर आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू परस्यू कर रहे हो, स्टडी करना, तो कौन कौन से स्टेप्स को आपको करना पड़ता है, कौन क्या रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हो कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, सब चीज़ें। आप बैठोगे, डिफरेंस नोट करोगे, फैक्ट्स नोट करोगे, उसको देखोगे, या फिर सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने ऑब्जर्व कर रहे हो, टच कर रहे हो या सुन रहे हो उस चीज़ को। इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशंस करते हो और जो फैक्ट्स हैं, नोटिसेबल डिफरेंस है, उसको नोट डाउन करते हैं। देन आस्किंग अ क्वेश्चन, इंक्वायरी करते हो अपने आप को कि ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, राइट। यू क्वेश्चन योर सेल्फ, विदाउट क्यूरियोसिटी आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो आप क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से। देन फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा तो आप अपने आप को आंसर भी देते हो, अच्छा इसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है, कि इस चीज़ की जो बार बार चीज़ हो रही है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत टाइम से कि जो प्लांट्स हैं जो सनलाइट में रखे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं ये। तो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि सनलाइट वाले ही क्यों ग्रो कर रहे हैं, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाया कि सनलाइट रिक्वायर्ड होती है फूड क्रिएट करने के लिए प्लांट को, तो शायद इस वजह से। उस हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के बाद, क्योंकि आपके पास एविडेंस है ऐसा होने का, तो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। आप दो सिमिलर प्लांट्स ले रहे हो, एक को शेड में रख रहे हो और एक को सनलाइट में रख रहे हो। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, आपने देखा आफ्टर अ वीक जो प्लांट्स रखे हुए थे शेड में उनकी ग्रोथ इतनी नोटिसेबल नहीं है, और हो सकता है वो विदर हो चुके हो, मुरझा गए हो, बट वो प्लांट जो सनलाइट में थे वो प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं, साइंस ऑफ ग्रोथ शो कर रहे हैं। आपने डेटा कलेक्ट किया, नोट डाउन किया, देन ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, उस 1 वीक के डेटा से या उस 10 डेज के डेटा से आप कंक्लूड कर सकते हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट बता सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है और इसके पीछे की जो रीज़न है वो ये है। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, अब जो भी आपने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट्स निकाले हैं, कंक्लूड किया है, ऑब्जर्वेशन करी है, वो आप दूसरे लोग को भी बताते हो जाके, ताकि वो भी जान सके उस चीज़ के बारे में। तो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, साइंटिफिक मेथड के थ्रू अप्रोच करने के लिए किसी भी चीज़ को, ये 7 स्टेप्स लगते हैं। ऑब्जर्वेशन, आस्किंग अ क्वेश्चन, हाइपोथेसिस फॉर्म करना, कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट को, डेटा कलेक्ट करना, वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया उससे आप एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट देते हो, उस रिजल्ट को दूसरों को कम्युनिकेट करते हो सो दैट यू कैन नो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक लॉ एंड साइंटिफिक थियरी, वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी। साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब करता है व्हाट हैपन्स, कोई सी चीज़ कैसे होती है। साइंटिफिक थियरी डिस्क्राइब करती है व्हाई इट हैपन्स, क्यों होती है। ये बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस पे होता है। लॉ जो बार बार चीज़ें ऑब्जर्व करी उसके ऊपर बेस्ड रहता है। ये बेस्ड है एविडेंस और एक्सपेरिमेंट्स को लेके, प्रीवियस आपने जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो आपके पास प्रूफ्स हैं, उसके ऊपर थियरी बेस्ड होती है। 13, गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कोई भी एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल हो सकता है। इफ प्लांट्स नॉट ग्रोइंग, अगेन यहाँ पे प्लांट का एग्जाम्पल है, बिकॉज हम उस पर फोकस हैं अभी बहुत ज़्यादा, तो ईजी होगा समझने के लिए। अगर एक प्लांट नहीं ग्रो कर रहा है आपके सामने, आपकी बालकनी में कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द प्लांट इज विल्टिंग, जो प्लांट्स हैं वो मुरझा रहे हैं, जो लीव्स हैं उसकी झुक रही हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं शो कर रहे हैं। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे कि इसका क्या रीज़न हो सकता है कि प्लांट ग्रोथ नहीं शो कर रहा है। मे बी इट्स नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट, हो सकता है कि वो सनलाइट ही इनफ नहीं मिल रही है। अब कोई सी भी चीज़, कोई से प्लांट क्यों मुरझाएगा, जब उसके पास इनफ या प्रॉपर फूड नहीं होगा, और प्लांट्स को फूड मिल रहा है सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो नहीं होगा तो प्लांट शो करेगा विल्टिंग के साइंस। तो मे बी आपका हाइपोथेसिस, आपका गेस है, एजुकेटेड गेस है, लॉजिकल गेस है कि मे बी सनलाइट की वजह से ये नहीं ग्रो कर रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे आप, मूव इट टू अ सनी प्लेस, बिकॉज आपकी हाइपोथेसिस स्ट्रांगली बिल्ड थी, आपको 100% लगता था कि प्लांट ग्रोथ नहीं हो रही है सनलाइट की वजह से, तो आपने उस प्लांट को उठाया और एक सनी प्लेस पर रख दिया कुछ दिन के लिए। कंक्लूजन, आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इसको, कि अगर वो बेटर ग्रो करता है, अब से सनलाइट में रखने के बाद से उसकी ग्रोथ बेटर हो गई है, तो आप बोलेंगे जो आपने हाइपोथेसिस करी थी वो ठीक है, जो भी आपका गेस था, एजुकेटेड गेस था, लॉजिकल गेस था, वो ठीक है। इन केस प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं करता है तो आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी, और फिर दोबारा आप ऑब्जर्वेशन करके एक न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव वन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है अपनी लाइफ से, दिस इज जस्ट वन जो मैंने आपको दिया है प्लांट के बेस पे ही, बिकॉज वही हम डिस्कस करें काफ़ी टाइम से। तो साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, इन्होंने हेल्प किया हमें एक डेली लाइफ के, आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम से निकलने में। ओके, तो साइंटिफिक मेथड एक्चुअली हेल्प्स अस।
Then last two questions of today's class. Two students perform the same experiment. दो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, सेम चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स डिफरेंट है। रिजल्ट जो उनके आए हैं, कंक्लूजन जो आया वो अलग अलग आया है। व्हाट कुड बी द रीज़न? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? ये हॉट्स में आपका क्वेश्चन आता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। तो मे बी उनके जो मेजरमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। वो सेम एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट कर रहे हैं, बट मे बी जो मेजरमेंट वो कर रहे हैं, कोई मिलीलीटर में कर रहा है, कोई लीटर में कर रहा है, कोई किलोग्राम में कर रहा है, कोई सिर्फ ग्राम में कर रहा है। हो सकता है उनके मेजरमेंट्स डिफरेंट हो, तब रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, सपोज कोई पर्सन वो एक्सपेरिमेंट दिन में कर रहा है, दूसरा पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को शाम में कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, लाइट सनलाइट एक्सपोजर कम हो सकता है शाम वाले में, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस डिफरेंट है। कोई एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में कर रहा है, कोई वही सेम एक्सपेरिमेंट कन्याकुमारी में कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी का अमाउंट डिफरेंट है दोनों जगह पे, तो उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, मे बी वो लोग सेम प्लेस पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, बट जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फॉल्टी हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, उनका जो स्केल है प्रॉपर वो कहीं से ब्रोकन है, सही से वो मेजरमेंट नहीं कर रहा है, जिस पे वो मे बी हो सकता है जिस चीज़ पर वो वे कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के क्वांटिटीज़ को, वो वेइंग स्केल ही ख़राब है। तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स भी रीज़न हो सकता है कि किसी दो पर्सन का जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो सिमिलर नहीं आ रहा है। ह्यूमन एरर्स वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस, ऑब्वियसली जो ह्यूमंस हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है, तो फिर अगर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। मे बी वो देख रहे हैं स्केल के ऊपर शोइंग 1.25, बट मे बी स्केल पे थोड़ा फेंटिंग था या फिर आपको ठीक से दिखा नहीं, आपने उसको लिखा 0.25, तो ह्यूमंस भी जो है एरर कर सकते हैं उस चीज़ में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हुए। तो दीज फोर वुड बी द रीज़न, और इसके अलावा और भी बहुत रीज़न पॉसिबल हैं। अ स्टूडेंट सेज, एक स्टूडेंट बोलता है, ऑब्जर्वेशन इज इनफ, एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट नीडेड। एक स्टूडेंट ने कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं वो काफ़ी है, एक्सपेरिमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डू यू अग्री? वाई? क्या आप इस बात से अग्री करते हो और क्यों? एक स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और सिर्फ देख लेते हैं बैठ के इस चीज़ को और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आप इस बात से सहमत हो, हाँ या ना? और अगर हाँ है तो फिर क्यों है? नो, हम इस बात से अग्री नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? आपने एक चीज़ को अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके या फिर कोई साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आपने एक चीज़ को देखना है और जो डिफरेंसेस या फैक्ट्स आ रहे हैं उनको नोटिस करना है। सिर्फ आप देख ही रहे हो उस चीज़ को, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ही कर रहे हो, उसके ऑब्जर्वेशन को जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, फैक्ट्स नोट डाउन किए हैं, उसका कुछ नहीं कर रहे हो, कहीं एक्सपेरिमेंट में अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, यूज़ नहीं है इसका कोई। ऑब्जर्वेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में तो हेल्प कर सकती है, बट उस प्रॉब्लम का रिजल्ट नहीं दे सकती है, आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकती है। एक्सपेरिमेंट हेल्प करते हैं, जो आपके आइडिया बने हैं ऑब्जर्वेशन करने के बाद, जो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करी है, एक्सपेरिमेंट्स उसको टेस्टिफाई करने में हेल्प कर देते हैं। टू प्रूव वेदर अ हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ये बताने कि जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने गेस किया था वो ठीक भी था या नहीं था। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन इज नॉट इनफ, आपको रिक्वायर्ड है प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि आपकी इंक्वायरी को, आपके हैबिट्स को वो कंट्रोल कर सके, आपको एक करेक्ट आंसर मिल सके, राइट। तो द स्टूडेंट जो बोल रहा था ऑब्जर्वेशन इनफ है, वो ठीक नहीं बोल रहा था, एंड वी डोंट अग्री टू हिम। तो दीज वर द 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके आप बोल सकते हो जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा था कि हाँ क्लियर नहीं था, आई एम प्रीटी श्योर कि वो अब तक क्लियर हो चुका होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।